दिल्ली की ओर उड़ान भर रहा विमान शीघ्र ही आकाश की ऊंचाइयों में समाने लगा। नम्रता उस उड़ान की विमान परिचारिका थी। विमान में दो यात्री ऐसे भी थे जिनके बारे में खास हिदायतें नम्रता को दी गई थी। ये थे 4 साल की गुड्डी और 7 साल का दीपू। ये दोनों मुंबई के एक स्कूल में पढ़ते थे और उसी स्कूल के छात्रावास में रहते थे। वहाँ की वार्डन ने खास तौर पर बच्चों को संभालने के लिए कहा था। नम्रता अन्य यात्रियों की सुख सुविधाएं पूछने के बाद बच्चों के पास ही आकर बैठ जाती और उनसे बातें करने लगती। वह सोच रही थी कि इतने छोटे बच्चों को माता पिता छात्रावास में कैसे डाल देते हैं। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, दीपू तुम्हारे माता पिता दिल्ली में हैं? दीपू ने अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से नम्रता की ओर देखकर कहा, हाँ मेरे पिताजी दिल्ली में हैं और वे कहते हैं कि माँ चंदा मामा के पास गई हैं। जब हम पढ़कर बड़े हो जाएंगे तो माँ बड़ी खुश होंगी और वापस आ जाएंगी। नम्रता को बच्चों की मासूमियत पर प्यार आ गया। दिल्ली पहुंचने पर नम्रता दीपू और गुड्डी के साथ उनके पिता का इंतजार कर रही थी। शाम ढल रही थी तो नम्रता ने कहा, दीपू तुम्हें घर का पता मालूम है? दीपू ने जेब से झट से कार्ड निकालकर नम्रता को दे दिया। पता पढ़कर नम्रता बोली, मेरा घर भी उसी रास्ते पर है, मैं तुम्हें घर छोड़कर आगे चली जाऊंगी। नम्रता की टैक्सी एक विशाल कोठी के आगे जाकर खड़ी हो गई। नौकर ने दौड़कर गेट खोला और नम्रता से बोला, साहब बच्चों को लेने ही गए हैं, वो अभी आते ही होंगे। नम्रता ने जब बैठक में कदम रखा तो भव्य साज सज्जा को देखकर वह खो सी गई। तभी बच्चों की आवाज़ ने उसे चौंका दिया, पापा आ गए, पापा आ गए। नम्रता उठकर खड़ी हो गई। तभी 28-29 साल के आकर्षक व्यक्ति ने बैठक में प्रवेश किया। नम्रता ने मुस्कुराकर हाथ जोड़ दिए। उस व्यक्ति ने धीमे स्वर में कहा, मुझे अशोक कहते हैं। दरअसल रास्ते में जुलूस जा रहा था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। आपको कष्ट तो हुआ होगा। नहीं नहीं, नम्रता ने सकुचाकर कहा और उसके गोरे कपोल गुलाबी हो गए। अशोक उसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर निहारता रहा। चंद क्षणों के बाद नम्रता ने कहा, मेरी टैक्सी बाहर खड़ी है, मैं अब जाती हूँ। बच्चों ने नम्रता का हाथ पकड़कर कहा, फिर आओगी ना दीदी? नम्रता ने हंसकर कहा, हाँ जरूर आऊँगी। रास्ते में नम्रता अशोक के आकर्षक व्यक्तित्व के बारे में ही सोच रही थी। उधर अशोक बच्चों को पाकर बहुत खुश थे। एक दिन अशोक एक दुकान से निकल रहे थे तो अचानक उनकी नम्रता से भेंट हो गई। बच्चों ने तो दीदी दीदी कहकर उसे घेर लिया। अशोक के बहुत आग्रह करने पर उसने दोपहर का भोजन उनके साथ ही किया। अब अक्सर अशोक और नम्रता की बात होने लगी थी। अशोक ने नम्रता को गुड्डी के जन्मदिन पर बुलाया। नम्रता सुबह से ही जन्मदिन की तैयारी कर रही थी। एक बात उसे हैरान कर रही थी कि पूरे घर में उसे कहीं भी अशोक की पत्नी की कोई तस्वीर नहीं दिखी। धीरे धीरे नम्रता और अशोक की मुलाकातें बढ़ने लगी। दोनों को जीवन में मोहब्बत का एहसास होने लगा। अशोक के कोरे मन पर एक हसीन तस्वीर बन गई थी और आंखों में सपने पलने लगे थे। एक अजीब बात नम्रता ने यह महसूस की कि अशोक उससे कुछ कहना चाहते थे पर वह कह नहीं पाते। नम्रता ने सोचा, क्यों न वो खुद ही अशोक से उनकी उलझन के बारे में पूछ ले। अशोक, मुझे अधिकार तो नहीं पर कोई तो बात है जो आपको परेशान किए रहती है। अपने बारे में तो कुछ नहीं बताया, यानी अपनी पत्नी के बारे में आपने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं, लेकिन समय आने पर जरूर बताऊंगा नम्रता। तभी तो यह कह पाऊंगा कि इन बिन माँ के बच्चों का सब कुछ मैं ही हूँ। इस बीच अशोक यह महसूस कर रहे थे कि अब नम्रता के बिना जीना उनके लिए मुश्किल था। उन्होंने नम्रता से अपने मन की बात कहने की ठान ली। नम्रता, क्या तुम मुझे अपना जीवन साथी बनाना पसंद करोगी? वैसे तो मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ,
क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। बहुत सी लड़कियां आई थी शादी का प्रस्ताव लेकर, मगर बच्चे देखकर लौट गई। पर बच्चे तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, इसलिए पूछने का साहस कर सका। वैसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। नहीं नहीं अशोक, यह बात नहीं है। ये दोनों तो बहुत प्यारे बच्चे हैं, पर फिर भी मुझे अपने परिवार वालों से पूछना ही पड़ेगा। हाँ नम्रता, मैं तुम्हें सोचने का पूरा मौका दूंगा। ऐसी कोई जल्दी भी नहीं है। वैसे भी इस बीच मुझे काम के सिलसिले में आगरा जाना है, वहाँ 2-4 दिन लग जाएंगे। क्या तुम तब तक बच्चों का ख्याल रखोगी प्लीज? हाँ क्यों नहीं, कहकर नम्रता विदा लेकर चली गई। नम्रता अशोक के घर रोज आती और घंटों बच्चों के साथ रहती। अशोक को आगरा गए 8 दिन हो गए थे। नम्रता अशोक को फ़ोन करने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी अशोक की गाड़ी आ गई। आवाज़ सुनकर नम्रता संभल कर बैठ गई। पापा आ गए, कहते हुए दीपू और गुड्डी बाहर भाग गए। अशोक ने कमरे में प्रवेश किया तो नम्रता को देखकर बहुत खुश हुआ। नम्रता की आंखें शर्म से झुक गई और चेहरा सुर्ख हो गया। अशोक ने मुस्कुराते हुए पूछा, इसका मतलब मैं हाँ में लूँ या ना में? नम्रता ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया और हाँ में गर्दन हिला दी। यह हुई ना बात, कहकर अशोक ने दीपू और गुड्डी को दोनों हाथों से उठा लिया। उसी वक्त रामू मिठाई की प्लेट लेकर आ गया। कुछ दिनों बाद ही अशोक की कोठी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। नम्रता शादी के जोड़े में बहुत हसीन लग रही थी। शादी भी धूमधाम से हो गई। अशोक अपने कमरे में गए, जहां नम्रता सजी हुई सेज पर बैठी हुई थी। दोनों बच्चे उसके पास ही बैठे थे। वह प्यार से उन्हें समझा रही थी, बेटे अब मुझे मम्मी कहना। अशोक ने बच्चों को प्यार करते हुए कहा, बेटे मम्मी ठीक ही कह रही है। नम्रता अशोक को देखकर शर्मा गई। थोड़ी देर बाद अशोक बोला, बच्चों रात बहुत हो गई, अब आप लोग जाकर सो जाओ। बच्चे उन दोनों को प्यार करके चले गए। रात के करीब 3 बजे अशोक के कमरे की खिड़की पर कोई ठक ठक कर रहा था। वह झटके से उठ बैठा। नम्रता गहरी नींद में सो रही थी। अशोक ने खिड़की के पास एक साया देखा और धीरे से दरवाजा खोला। फिर वह उस साये के पीछे पीछे चल पड़ा। साया भागकर अंधेरे में बगीचे के पास खड़ा हो गया। अशोक ने भागकर उसे पकड़ लिया और गुस्से में बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? अशोक, मैं 20 तारीख को जेल से ही छूटा हूँ। तो कौन सा बड़ा काम करके आए हो? ऐसा मत कहो अशोक, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरे बच्चों से मिला दो। नहीं, मैं तुम्हें बच्चों से नहीं मिलने दूंगा। क्या बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? अशोक मेरे भाई, एक बार उनसे मिला दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। तुम चले जाओ यहाँ से, इसी में सबकी भलाई है। तुम मेरे माता पिता के हत्यारे हो, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। अशोक, क्या माता पिता चल बसे? यह क्या अनर्थ हो गया? कहकर वह साया फुट फुट कर रोने लगा। अशोक को उस पर दया आ गई तो वह उसे उठाकर बोला, भैया मेरा आज ही शादी हुई है। भैया मेरी आज ही शादी हुई है, भलाई इसी में है कि आप यहाँ से चले जाएं। वह क्या सोचेगी, उसे तो कुछ मालूम नहीं है। उसी समय कुछ आहट हुई तो आलोक भाग गया। अशोक का नौकर रामू भागता हुआ वहां पहुंचा। कौन था साहब? मुझे कुछ आहट से सुनाई पड़ रही थी। अशोक ने उसे कड़ी हिदायत दी, सतर्क रहना, कोई चोर था शायद। जब अशोक कमरे में पहुंचा तो नम्रता बहुत डरी हुई थी। मुझे अकेला छोड़कर आप कहाँ चले गए थे? और बाहर कोई था ना? मैंने खिड़की से देखा था। आप अकेले बाहर क्यों गए? अगर कुछ हो जाता तो? नम्रता की आंखों से आंसू बहने लगे। अशोक ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, अरे मैं तो यही था, कोई चोर था शायद। अशोक, आप मुझसे कुछ छिपा रहे हो। मैंने आपको किसी से बातें करते हुए देखा है। अगर वह सचमुच चोर होता तो आप इस तरह से बातें नहीं करते। मैंने 7 फेरे लिए हैं आपके साथ। क्या अभी मुझे अपना हमराज नहीं बनाएंगे आप?
नहीं नम्रता, अब मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मुझसे प्यार किया और अब तुम मेरी जीवन संगनी हो। नम्रता, बाहर जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा था वो मेरा बड़ा भाई आलोक है। दरअसल वो बुरी संगत में पड़कर नशे के आदी हो चुके थे। माँ पिताजी ने यह सोचकर उनकी शादी करवाई कि शायद उनमें सुधार आ जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये दोनों बच्चे मेरे भाई आलोक के ही हैं। मेरी भाभी रजनी भी इनकी आदतों की वजह से मानसिक रूप से बीमार हो गई थी। मैं उन्हीं से मिलने आगरा जाता था। आलोक भैया को ड्रग्स की तस्करी के इल्जाम में सजा हो गई थी और इसी सदमे में माँ पिताजी भी गुजर गए। बस यही है मेरी सच्चाई। मुझे लगा न जाने तुम क्या सोचोगी मेरे परिवार के बारे में। एक ड्रग एडिक्ट और ड्रग डीलर का भाई, एक अपराधी का भाई हूँ मैं। मुझे डर लगा रहता था कि कहीं मेरे परिवार की सच्चाई जानकर तुम मुझसे दूर ना हो जाओ, इसलिए एक झिझक थी। आलोक भैया जेल से छूट गए हैं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उनका साया तुम पर और अपने बच्चों पर नहीं पड़ने दूंगा। अशोक, आप अकेले ही इतना सब सहते रहे, मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि आपके दर्द को बांट सकूं। क्या मैं इतनी नासमझ हूँ जो आपके भाई के लिए सजा अपने प्यार को देती? खैर, जो हो गया उसे भूल जाइए। आपकी भाभी अब कैसी है? नम्रता ने पूछा। वो अब पहले से बेहतर है। अशोक, रात बहुत हो गई, अब सो जाइए, हम कल बात करेंगे। वैसे भी कल आपका जन्मदिन है और मैं आपको खास तोहफा देना चाहती हूँ। जल्दी उठकर मंदिर जाऊंगी और अपने परिवार की सलामती भी की दुआ मांगूंगी। कोई बुरा साया हमारे बच्चों पर नहीं पड़ेगा। यह कहकर नम्रता और अशोक सो गए। सुबह होते ही अशोक ने देखा कि नम्रता और बच्चे घर पर नहीं हैं। उसे याद आया कि वो मंदिर जाने वाली थी, शायद बच्चों को भी ले गई होगी। लेकिन दोपहर हो गई और फिर शाम होने लगी तो अशोक का मन आशंकित हो उठा। कई तरह के विचार उसके मन में आने लगे। नम्रता का फोन भी नहीं लग रहा था। वो घबरा गया कि कहीं आलोक भैया ने तो कोई चाल नहीं चली। शाम के 7 बज चुके थे। अशोक का मोबाइल बजा। अनजान नंबर से उसे एक फ़ोन आया। अगर अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो ठीक 8 बजे होटल सिटी पैलेस पहुंच जाना। अशोक ने बिना देर किए गाड़ी निकाली और निकल पड़ा। होटल पहुंचते ही उसे वेटर ने एक चीट दी जिस पर आगे बढ़ने के निर्देश लिखे थे। निर्देशों के अनुसार अशोक एक बड़े से हॉल में पहुंचे तो वहां अंधेरा था। जैसे ही अशोक ने नम्रता, गुड्डी, दीपू पुकारा तो मध्यम रोशनी के साथ फूलों की बरसात होने लगी और हैप्पी बर्थडे की आवाज़ से हॉल गूंज उठा। अशोक ने देखा तो हैरान था। सामने उनके भैया भाभी गुड्डी, दीपू और नम्रता थी। इससे पहले कि अशोक पूछते नम्रता ने खुद ही कहना शुरू कर दिया, अशोक, मुझे माफ़ करना कि आपसे बिना पूछे ही मैंने अकेले यह निर्णय ले लिया। लेकिन मैं रजनी भाभी से मिली और वहीं मुझे आलोक भैया भी मिले। भैया की आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। वो हालात के हाथों उस दलदल में फंस गए थे। अपनी पत्नी और बच्चों के लिए तड़प रहे थे। अपने भाई और अपने माता पिता के प्यार को मिस कर रहे थे। आपने माता पिता की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानकर फूट फूट कर रो रहे थे। मुझे यही सही लगा कि आपके जन्मदिन के अवसर पर आपको अपना परिवार तोहफे के रूप में लौटाऊं। मैं भैया भाभी को साथ ले आई। अब यही हमारे माता पिता हैं, घर के बड़े हैं। इनके आशीर्वाद के बिना हमारा परिवार और हमारा प्यार अधूरा है। आगे आप जैसा ठीक समझे। नम्रता, सच में तुम मेरी सच्ची जीवन संगनी हो। मुझे इससे अनमोल तोहफा मिल ही नहीं सकता था। मैं सिर्फ तुमसे प्यार ही नहीं करता, अब बल्कि बेहद सम्मान भी करता हूँ। इसी बीच हंसी खुशी में आलोक और रजनी भी अपने प्यार को आंखों ही आंखों में फिर से तलाश रहे थे और दोनों बच्चे सबके बीच बेहद खुश थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
धन्यवाद दोस्तों।